नमस्कार दोस्तों, आपके लिए आप जानते हैं सिल्वर लाइन प्रेस्टीज का एक प्रोग्राम चल रहा है। उसमें हम आपके लिए एक सॉल्यूशन लाए हैं जेई मेन के लिए। अभी जो सितंबर में एग्जामिनेशन हुए थे और अब फरवरी में आपके फिर एग्जामिनेशन है। देखते हैं दोस्तों, गुरु महाराज हमारी मदद करें। और जेई सितंबर 2020 का पेपर है हमारे पास में, और जो 4 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके रिगार्डिंग आपके साथ में यहाँ पर सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें। मैक्सिमम हम चाहते हैं कि आपको समझ में आए कि लेटेस्ट क्या काम कर रहा है। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आते हैं आपके साथ में, ये क्वेश्चन नंबर 1 4 सितंबर 2020 का जो पेपर है उसमें। और पहले सबसे पहले सोचिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वैसे तो 30 सेकंड का क्वेश्चन होता है, पर सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट वो होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि ये किस टॉपिक से है। व्हाट इज टॉपिक। तो आप लोग जानते हैं कि बहुत आसान सा टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, अब उसने पूछा है नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में हमें कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहली इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए? फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए कि ये कंपाउंड कुछ इस तरह के था। अब आप जानते हैं कि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बहुत सारे लोगों को बाइडेंटेट लिगेंड देखते ही याद आता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नो, आप जानते हैं इथाइलिन डाइअमीन की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है और 2 NO2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसमें। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। 4 वाले। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो दोस्तों याद रखो, मैंने लिखवाया होता है आपको ये अपनी नॉर्मल क्लास में कि प्लेटिनम पे जब +2 चार्ज होता है और वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होता है। तो एक बात तो आ गई हमारे समझ में कि ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको लिखवाया हुआ मैंने, अगर चारों लिगेंड सेम हो स्क्वायर प्लेनर में तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। अगर 3 लिगेंड सेम हो, 1 लिगेंड अलग हो तो भी नहीं शो करता। अगर 2 लिगेंड एक तरह के हो और 2 लिगेंड एक तरह के तो वो शो करता है। लेकिन अगर एक बाइडेंटेट लिगेंड हो, बाइडेंटेट को मैंने ऐसे लिख दिया है कुछ इस तरह से, एक बाइडेंटेट लिगेंड। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस इस तरह के कई क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो ये कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? मित्तल सर ये तो करना चाहिए। देखते हैं, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमारे पास में। तो अगर मैं EN को लगाता हूं, इथाइलिन डाइअमीन, तो उसने 2 साइड्स को फिल कर दिया। अब मेरे पास NO2 मैंने यहां लगाया, NO2 मैंने यहां लगाया। अब मैं इस EN को ज्यादा से ज्यादा यहां लगा सकता हूं तो बात वही बैठेगी, ये बराबर की 2 साइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। EN हम ऐसे नहीं लगा सकते कि हम U लगा दें डायगोनल पे, ऐसे EN लगा दें, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब हम EN को चाहे इन दो में लगा दो चाहे इन दो में, तो वो कंडीशन सेम ही आएगी हमेशा। तो कभी भी जब एक बाइडेंटेट लिगेंड हो और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता। तो पहली बात हमारी समझ में आई इस कंपाउंड को देख के कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब ये क्या शो करेगा फिर?
अब आप देख रहे हैं इसमें बाहर तो कुछ ऐसा है नहीं कि भाई आयोनाइजेशन शो कर दे या कुछ इस तरह की कोई चीज आइसोमेरिज्म शो कर दे, बाहर तो कुछ है नहीं। तो आप जानते हैं कि NO2 एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है। इसलिए कंपाउंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। एकमात्र आइसोमेरिज्म जो ये शो करेगा लिंकेज शो करेगा, केवल एकमात्र लिंकेज। अब देखते हैं उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि आखिर तो हमने देखा कि ये ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, क्या करेगा, लिंकेज शो करेगा। तो बनाते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, PTEN NO2, दोनों NO2 ले लूं मैं, एक PTEN एक NO2 ले लूं और एक इसका लिंकेज आइसोमर ONO 2, PTEN दोनों ONO ले लूं, 3। तो कुल मिला के 3 आइसोमर्स शो करेगा। था ना आसान क्वेश्चन, 30 सेकंड में कर सकते हैं हम देखते ही। अच्छा, ऑप्टिकल नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा, बहुत आसान सी बात, केवल इतना। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करना पड़ता है। एक मन में सोच, यस मैं कर सकता हूं। एक और क्वेश्चन आपके साथ में, सिल्वर लाइन पर प्रेस्टीज स्कूल के लिए ये आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, 4 सितंबर 2020 को जो हुआ। व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। माल्टोज के स्ट्रक्चर में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? मैं जानता हूं आपने देखते ही इसका आंसर बना दिया होगा, फिर भी देखते हैं इस क्वेश्चन को करते समय हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। यहां पे 1 कीटल 1 हेमी कीटल, 2 एसिटल, 1 एसिटल 1 हेमी एसिटल, 1 एसिटल 1 कीटल। मैं उम्मीद करता हूं आप कीटल, हेमी एसिटल, एसिटल समझते होंगे। देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए माल्टोज क्या है। अगर आपको यह नहीं मालूम माल्टोज क्या है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे पास में, उनमें जो मोनोसेकेराइड होते हैं, मोनोसेकेराइड के अंदर तो केवल एक क्या होता है, ओनली 1 हेमी एसिटल, हेमी माने आधा, आधा एसिटल, एंड साथ में क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। जहां तक साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात है। और अगर मैं डाइसेकेराइड लूं, जैसे कि ये डाइसेकेराइड है, तो अगर मैं कोई सा भी डाइसेकेराइड लूं, चाहे वो माल्टोज हो, चाहे वो सुक्रोज हो, चाहे वो लैक्टोज हो, कोई सा भी डाइसेकेराइड हो, दैट ऑलवेज कैरी 1 हेमी एसिटल एंड 1 एसिटल ग्रुप। हमेशा तीनों में, दोनों जो डाइसेकेराइड है उनमें हमेशा एक हेमी एसिटल और एक एसिटल प्लस साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप तो आएंगे। ये बात तो पक्की है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगी। देखते हैं दोस्तों माल्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये बात कहां तक आपको समझ में आती है। माल्टोज आपको याद हो, कोई सा भी वैसे डाइसेकेराइड आप बना सकते थे। माल्टोज होता है जिसमें आप जानते हैं किस किस से बनता है। अगर मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो आप जानते हैं एक तो बीटा डी ग्लूकोज बनता है और एक बीटा डी गैलेक्टोज बनता है।
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है बिटवीन बीटा डी गैलेक्टोज एंड, मतलब C1 तो इसका होता है, एंड C5 ऑफ बीटा डी C4 बीटा डी ग्लूकोज। दिखाते हैं कैसे, आप जानते हैं इसको अच्छी तरह से कैसे बनते हैं। ये मेरे पास में बीटा डी गैलेक्टोज, आप जानते हैं HOH कार्बन नंबर 3 पे उल्टा होता है, नॉर्मली OH नीचे होता है, C4 एपीमर बनाते हैं जब हम, तो ये C4 एपीमर बनाते हैं तो ये गैलेक्टोज हो जाता है, बीटा डी गैलेक्टोज। आपको याद होगा दिस इज C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। कार्बन नंबर 4 पे 1 2 3 4 पे उल्टा होता है, और दिस इज द बीटा डी ग्लूकोज। बिल्कुल सेम बनाऊंगा, देखिए बीटा डी ग्लूकोज सेम, बिल्कुल सेम, बस कार्बन नंबर 4 पे ये आप जानते हैं ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज, और दिस इज बीटा डी गैलेक्टोज C4 एपीमर, ये वाटर निकल जाता है। तो दोस्तों ये तो आप देखिए हेमी एसिटल ग्रुप है, जब एक कार्बन पे एक ईथर होता है और एक एल्कोहल होता है तो इसे हेमी एसिटल कहते हैं। तो आप देखिए एल्कोहल ये रहा और इसी कार्बन पे ये ईथर ग्रुप है, और ये जो बनेगा आप देखेंगे एक कार्बन पे 2 ईथर ग्रुप हो तो उसे एसिटल कहते हैं। ये देखिए कार्बन और इस पे ये एक ईथर ग्रुप, और ये जब बन के आएगा तो ये भी ईथर ग्रुप हो जाएगा क्योंकि वाटर तो निकल जाएगा। तो दैट इज भाई, वापस लौटते हैं उस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या क्वेश्चन था। द आंसर 1 एसिटल एंड 1 हेमी एसिटल ग्रुप।